हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 22, 23, 24 एंड 25 ऑफ सीपीसी को समझेंगे, सिविल प्रोसीजर कोड। अब यहाँ पे आप अपने साथ बेरेट को ज़रूर रखिएगा, तो हमारी कोई चीज़ छूटेगी नहीं और सारी चीज़ें सही से मतलब जो भी ये पूरा इसके अंदर टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको सीपीसी से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सीपीसी से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब बात है टॉपिक के ऊपर। अब देखिए, जो सेक्शन 22, 23, 24, 25 वो किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है ट्रांसफ़र ऑफ केसेस के बारे में। अब ये कौन से केसेस हैं? सिविल केसेस हैं, मतलब कि हम सिविल केसेस के ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं कि हम सिविल केसेस को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि जो सीपीसी है वो बेसिकली हमें पता है किस चीज़ के बारे में, पूरा सिविल केसेस के बारे में, मतलब सिविल सूट्स के बारे में है। और ये एक प्रोसीजरल पार्ट है जो सीपीसी है। अब ये जो ट्रांसफ़र ऑफ केसेस की बात उठती है जो सेक्शन 22 से 25 के बीच में आती है, यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली जब हम सेक्शन 15 to 20 पढ़ते हैं जहाँ पे जुरिस्डिक्शन की बात होती है, जो हमने पढ़ा हुआ है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो बेसिकली जो मेन पावर है कि कहाँ पे सूट को इंस्टीट्यूट करना है, वो मेन पावर किसके पास होती है? जो भी कौन से जुरिस्डिक्शन में सूट को फाइल करना है उसकी पावर किसके पास होती है? प्लेंटिफ के पास होती है। इसीलिए प्लेंटिफ को क्या बोला जाता है? आर्बिट्रर लिटिस या फिर डोमिनस लिटिस भी बोल सकते हैं, कि जिसके पास पावर है, जो अपनी मर्जी के हिसाब से लिटिगेशन को सूट को फाइल करेगा जुरिस्डिक्शन के अंदर। जैसे एक सूट की कई सारी जुरिस्डिक्शन बन रही होती है। जब हम सेक्शन 15 to 20 पढ़ते हैं वहां हमें समझ आता है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पता होगा। तो एक सूट की कई सारी जुरिस्डिक्शन बन रही होती हैं। तो अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी जुरिस्डिक्शन के अंदर कौन से कोर्ट में जाकर सूट फाइल करना है? ये प्लेंटिफ के ऊपर डिपेंड करता है। प्लेंटिफ के पास ये आर्बिट्ररी पावर होती है, मतलब कि उसके पास ये डिसीजन लेने की पावर होती है कि मैं जाके इस कोर्ट में सूट को फाइल करूं, और इस पावर से ना ही कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए, ना ही किसी और को, और ना ही वो इंटरफेयर करते हैं। इसीलिए जो सेक्शन 22 से 25 है इसको बहुत ही ध्यान से यूज करना होता है कोर्ट के द्वारा। अब हम आते हैं ट्रांसफर ऑफ केस के ऊपर। हमें पता चल गया बेसिकली जो मेन पावर होती है वो ट्रांसफर करने की किसके पास है? प्लेंटिफ के पास। अब देखिए सेक्शन 22 क्या कहता है। सेक्शन 22 बात करता है डिफेंडेंट एप्लीकेशन की। ट्रांसफर को मतलब सूट को ट्रांसफर करने के लिए जब डिफेंडेंट एप्लीकेशन लगाता है तो वो सेक्शन 22 बोलता है। अब कौन से कोर्ट के अंदर वो एप्लीकेशन लगाएगा? वो सेक्शन 23 बोलता है। कोर्ट इन विच एप्लीकेशन, कौन से कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी है, अभी जब हम बेरेट में से पढ़ेंगे तो अभी हम सारा और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद सेक्शन 24 बोलता है जनरल पावर, कि जनरल पावर दी गई है कि कोई भी पार्टी या कोर्ट जो है वो सूट को ट्रांसफर करवा सकता है, मतलब कोर्ट जो है वो सुओ मोटो कर सकता है, कोई भी पार्टी इसके लिए एप्लीकेशन लगा सकती है। तो वो एप्लीकेशन लगाने के लिए क्या कंडीशंस पूरी करनी होंगी और क्या चीज़ें होंगी, वो सारी अभी इस सेक्शन के अंदर हम देखेंगे। उसके बाद सेक्शन 25 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के बारे में बात करता है। इन सब सेक्शंस में ये। अब देखिए, जब हम सेक्शन 22 को पढ़ते हैं, आप अपने बेरेट को खोल लीजिए, इसके अंदर कुछ कंडीशंस दी हैं। सेक्शन 22 क्या बोलता है? पावर टू ट्रांसफर सूट विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है? वेयर अ सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी वन और टू और मोर कोर्ट्स, कि भाई कोई सूट जो है वो किसी, जैसे आप ए कोर्ट में भी फाइल कर सकते थे, बी कोर्ट में भी फाइल कर सकते थे, सी कोर्ट में भी फाइल कर सकते थे, और वो कौन डिसाइड करेगा कि कौन से कोर्ट में फाइल करनी है? प्लेंटिफ डिसाइड करेगा। एंड इज इंस्टीट्यूटेड इन वन ऑफ सच कोर्ट। अब जो प्लेंटिफ है उसने किसी उनमें से एक में कर दिया, जैसे ABC में उसकी जुरिस्डिक्शन बनती थी तो उसने ए कोर्ट में जाके सूट को इंस्टीट्यूट कर दिया। एनी डिफेंडेंट, अब एक डिफेंडेंट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा डिफेंडेंट भी हो सकते हैं। जब हम समझते हैं कि कैसे डिफेंडेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने समझी हुई हैं, तो उनमें से कोई भी जो डिफेंडेंट है, जो भी सूट के अंदर जो डिफेंडेंट है, आफ्टर नोटिस टू द अदर पार्टीज। लेकिन क्या कंडीशन है? अब ये कंडीशन है, देखो क्या, नोटिस टू द अदर साइड, कि ये एक कंडीशन है कि जो डिफेंडेंट है उसको पहले क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा अदर पार्ट को, मतलब कि जो भी प्लेंटिफ है उसको नोटिस देना पड़ेगा कि मैं ये एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगा रहा हूं इस केस को ट्रांसफर करने के लिए। अब वो एप्लीकेशन क्यों लगाई जाती है? ताकि फिर दूसरी पार्टी को भी सुना जा सके। वो जो सारे प्रिंसिपल्स हैं
नेचुरल जस्टिस और जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो पार्ट है वो डाला गया। ठीक है, कि वेयर इश्यूज आर सेटल्ड may at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement। और दूसरी कंडीशन क्या है, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, जो भी सबसे अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है कि भाई इश्यूज सेटल हो गए हैं या फिर इश्यूज के सेटल होने से पहले वो फाइल हो जाना चाहिए, मतलब ये कर देना चाहिए। अप्लाई टू हैव द सूट ट्रांसफर टू अनदर कोर्ट एंड द कोर्ट टू विच सच एप्लीकेशन इज मेड आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शन of the other party if any shall determine in which of the several courts having jurisdiction the suit shall proceed। अब वो जो है फिर डिसाइड करेगा कि दूसरी पार्टी को सुनने के बाद भी कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेक्शन 22 इतना ही कहता है ये दो चीजें पूरी होनी चाहिए और एप्लीकेशन लगाओ, दूसरी साइड को सुनो, कोर्ट को लगता है कि ट्रांसफर होना चाहिए तो कोर्ट ट्रांसफर कर देगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। फिर बात आती है सेक्शन 23 के अंदर कि कौन से कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाई जाए। तो यहाँ पे अगर आप सेक्शन 23 पढ़ोगे तो वहाँ पे 4 कोर्ट्स बताई गई हैं, लेकिन मैंने यहाँ 3 बताई गई हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 बता रखी हैं, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अब कौन से कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी है उससे पहले एक और बात बता दूं कि ये जो नोटिस की बात बताई गई है, जो नोटिस देना है अदर साइड को, तो ये नोटिस जो है वो एप्लीकेशन लगाने से पहले देना है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होता अगर इससे दूसरी पार्टी को प्रिजुडाइज नहीं हो रहा, उससे उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसके साथ कोई उसको हानि नहीं हो रही, कोई भेदभाव नहीं हो रहा उसके साथ, तो फिर अगर ये नोटिस नहीं भी भेजा गया तो ये नहीं बोला जाएगा कि आपकी प्रोसीडिंग ही विशिएट हो गई। तो वहां पे चलता है कि अगर आप नहीं भी भेजा तो कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन ये भेजना जरूरी है। लेकिन अगर नहीं भी भेजा तो भी अगर दूसरी पार्टी को उससे कोई प्रिजुडिस नहीं हो रहा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सेक्शन 23 के ऊपर आते हैं। सेक्शन 23 के अंदर बताया गया है सबसे पहले कि आप एप्लीकेशन कहाँ पे लगाएंगे इस केस को ट्रांसफर करने की, जैसे डिफेंडेंट या जो भी एप्लीकेशन लगा रहा है अपीलेट कोर्ट के अंदर लगाएंगे। कौन से अपीलेट कोर्ट के अंदर? अब मान लीजिए ABC कोर्ट थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब वो जो ABC कोर्ट थे वो एक कोर्ट के अंडर आ रहे थे, मतलब एक कोर्ट के सबऑर्डिनेट थे D कोर्ट के। तो अब उसने जो प्लेंटिफ था उसने सूट इंस्टीट्यूट किया A के अंदर, तो अब A कोर्ट जोनसी कोर्ट का क्या है, सबऑर्डिनेट है, वहां पे इसकी एप्लीकेशन लगा दी जाएगी। मतलब जो भी अपीलेट कोर्ट है, जो भी उससे ऊपर कोर्ट है, वहां पे लगा दी जाएगी। जैसे सिविल कोर्ट है तो आप सिविल से ऊपर कहां पे लगा दो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा दो। तो जो भी उसका अपीलेट कोर्ट है वहां पे लगा दो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो हाई कोर्ट में लगा दो, जो भी अपीलेट कोर्ट है वहां पे लगा दो। तो अपीलेट कोर्ट में लगाई जाएगी। दूसरी बात बताते हैं हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट में लगाई जाएगी वो जो कोर्ट है जहां पे भी सूट आपका चल रहा था, उस वाला जो कोर्ट है, वाला जो कोर्ट जहां पे आपका सूट चल रहा था वो जोन से हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है, आप उस हाई कोर्ट के अंदर लगा दोगे। वही बात आ गई ना अपीलेट कोर्ट वाली की, आप जो भी उससे ऊपर का कोर्ट है वहां पे लगा दोगे। अब बात आती है कि अब मान लो कि जो जुरिडिक्शन है वो बहुत सारे, मतलब वो जो कोर्ट है वो अलग अलग हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन के अंदर आ रहा है। तो जोन से हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर उस सूट को इंस्टीट्यूट किया गया था, उस कोर्ट के अंदर आप, उस हाई कोर्ट के अंदर आप एप्लीकेशन लगा दोगे। कोर्ट इन विच सूट इज इंस्टीट्यूटेड, मतलब जोन से कोर्ट में आपने सूट इंस्टीट्यूट किया और वो जोन से हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट था, वहां पे आप एप्लीकेशन लगा दोगे। और तीसरा आता है कि चौथी बात आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पास ये पावर होती है कि वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के पास केस को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये 3-4 बातें बताई गई हैं सेक्शन 23 के अंदर। अब एक बार हम इस सेक्शन को रीड करते हैं और समझते हैं कि कोई बात छूटी तो नहीं। क्या बोलता है, टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, कि कौन से कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लाई करेगी। पहले बताता है वेयर देयर आर सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिडिक्शन आर सबऑर्डिनेट टू सेम अपीलेट कोर्ट, कि बहुत सारे सेवरल कोर्ट्स थे, उनके पास जुरिडिक्शन थी और वो सेम अपीलेट कोर्ट के अंदर आ रहे थे। एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22 शैल बी मेड टू द अपीलेट कोर्ट, तो वहां पे आप अपीलेट कोर्ट के पास करोगे। दूसरी बात बोलता है वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट अपीलेट कोर्ट्स, कि वो जो कोर्ट था क्या था, अलग अलग अपीलेट कोर्ट्स के सबऑर्डिनेट था, बट टू द सेम हाई कोर्ट, लेकिन सेम हाई कोर्ट के पास था। द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द सेड हाई कोर्ट। मान लीजिए जैसे अब ए कोर्ट जो था, ए कोर्ट बी कोर्ट के अंडर भी आ रहा था और सी कोर्ट के अंडर भी आ रहा था।
SCD कोर्ट के अंदर भी आ रहा था, तो वो अलग अलग अपीलेट कोर्ट्स के अंदर आ रहा था। तो अब वो जोन से हाई कोर्ट के अंदर आ रहा था वो लगा दोगे आप। जैसे मान लीजिए दिल्ली का अगर हम एग्जांपल लें, तो दिल्ली के अंदर मान लीजिए एक कोर्ट था, सिविल कोर्ट था, वो 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके ऊपर थी। अब यहाँ पे वो उसके 2 अपीलेट कोर्ट हो गए, तो यहाँ पे इस केस के अंदर आप क्या करोगे, सीधा हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दोगे। यही बोल रहा है, वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट अपीलेट कोर्ट्स बट टू द सेम हाई कोर्ट। लेकिन क्या है, वो सेम हाई कोर्ट के अंडर आ रहा है। द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द सेड हाई कोर्ट, तो आप उस हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा दोगे। वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट्स, अब जैसे ये जो मैंने अभी थर्ड पॉइंट समझाया था, ताकि वो जो कोर्ट है वो डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंडर में आ रहा है, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द हाई कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिडिक्शन, जिसकी लोकल लिमिट में, जोन से हाई कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंदर, द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट इज सिचुएटेड, कि जहां पे भी आप उस सूट को आपने किया है। तो ये 3 बातें सेक्शन 23 के अंदर बताई गई हैं। अगर आपको कोई भी बात ना समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। फिर आते हैं हम सेक्शन 24 के ऊपर। सेक्शन 24 क्या बात करता है, जनरल पावर। जनरल पावर की बात करता है कि कोई भी पार्टी या फिर जो कोर्ट सुओ मोटो भी ऐसी चीज कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। उससे पहले थोड़ी सी और बात बता दूं कि जो एप्लीकेशन होती है, जो एप्लीकेशन लगाई जाती है, ये एप्लीकेशन का जो फॉर्म होता है कोई भी स्पेसिफिक फॉर्म नहीं होता। मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर, ये जो हमारा CPC है या इसके जो रूल्स हैं उसकी, या किसी कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इसके अंदर कोई भी फॉर्म नहीं दिया गया। ये कैसे फाइल होता है, पिटीशन के फॉर्म में फाइल होता है, और इस पिटीशन के साथ एफिडेविट लगता है। लेकिन ये जो एफिडेविट है इसको डिस्पेंस किया जा सकता है, कहीं कहीं पे छूट दी जा सकती है, वो कोर्ट के हिसाब से होता है, फैक्ट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से होता है। लेकिन ये पिटीशन फाइल होती है एफिडेविट के साथ में। जब भी आप इसके लिए आप अप्लाई करोगे ट्रांसफर करने के लिए केस को, तो आपको एक पिटीशन की फॉर्म में करना होगा और साथ में एफिडेविट लगाना होगा। इसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं दिया गया। उसके साथ साथ अब जब ये ट्रांसफर किया जाता है, जब कोर्ट के द्वारा ये ट्रांसफर किया जाता है, तो कोर्ट अपने माइंड में किस बात को ध्यान में लेके आता है, कोर्ट देखता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को। वो कन्वीनियंस को बैलेंस करता है, मतलब कि जितने भी लोग उस सूट के अंदर आएंगे उनके बीच में एक बैलेंस लेके आएगा भाई, उन सबको कन्वीनियंस हो। जैसे अब कौन कौन लोग एक सूट के अंदर आते हैं, प्लेंटिफ आता है, डिफेंडेंट आता है, विटनेसेस आते हैं, नेचर ऑफ एविडेंस क्या है, नेचर ऑफ सूट क्या है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कि प्लेंटिफ को कोई प्रॉब्लम ना हो, डिफेंडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, विटनेसेस को कोई प्रॉब्लम ना हो, जो एविडेंस है वो किस तरीके के एविडेंसेस है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, जो सूट का नेचर है उसके वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो अगर वो उस जगह ट्रांसफर होता है तो ये सारी चीजों को इसके बीच में बैलेंस करते हुए फिर कोर्ट डिसीजन लेता है। लेकिन साथ में वो सिर्फ बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को नहीं देखता कि सिर्फ इनके फायदे के लिए काम नहीं करता, वो काम करता है एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कि क्या होना चाहिए, जस्टिस के लिए होना चाहिए बेसिकली, कि अगर वहां ट्रांसफर हो रहा है क्यों हो रहा है, बिकॉज इट मस्ट बी एक्सपीडिएंट टू द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। अगर वो एक्सपीडिएंट टू द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस नहीं है तो वो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को ध्यान में नहीं रखेगा, वो बेसिकली ये देखेगा कि इससे जस्टिस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब ये डिसाइड करने का कोई तरीका नहीं है कि एक तरीके से आपको एक लिस्ट दे दी जाए कि ये एक्सपीडिएंट हो जाएगा। ये हर एक फैक्ट्स के हिसाब से चेंज होगा, हर एक केस के अंदर चेंज होगा। तो फैक्ट्स ऑफ ईच केस के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मैंने आपको ये बात बता दी कि हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की, कि आप जो दूसरी पार्टी है, जैसे मान लीजिए डिफेंडेंट ने अगर एप्लीकेशन लगाई तो आप प्लेंटिफ के ऑब्जेक्शंस को सुनेंगे। अगर प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन लगाई तो आप डिफेंडेंट के ऑब्जेक्शंस को सुनेंगे, तभी उसके बाद आप डिसीजन देंगे। आप बिना सुने, बिना दूसरी पार्टी को सुने इसके अंदर डिसीजन नहीं देंगे, इस एप्लीकेशन के ऊपर आप ऑर्डर नहीं करेंगे। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर वो जो एप्लीकेशन लगाई गई वो फ्रिवलियस मिलती है, गलत तरीके से लगाई गई, तो वहां पे आपके ऊपर कॉस्ट भी लग सकती है जिस भी पार्टी ने वो लगाई थी, और फिर वो अपोजिट पार्टी को देना पड़ेगा। जैसे कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है, मैक्सिमम 2000 तक का कंपनसेशन होता है। और यहाँ पे आपकी अपील अलाउड नहीं होती, क्योंकि अपील यहाँ पे इसको किसी जजमेंट की तरह नहीं माना जाता। अगर ये जजमेंट या ऑर्डर होता तो फिर यहाँ पे अपील अलाउ हो जाती। अब जहाँ पे अपील अलाउड नहीं होती वहां पे क्या अलाउड होता है, रिवीजन अलाउड होता है। तो यहाँ पे आप रिवीजन में जा सकते हो।
तो अपील अलाउड नहीं है, यहाँ पे आप रिवीजन करनी पड़ेगी, आपके पास अपील का राइट नहीं है, स्टैच्यू ने ये राइट नहीं दिया। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उससे पहले हम सेक्शन 23 को आगे देखते हैं, 24 को आगे देखते हैं कि सेक्शन 24 के अंदर क्या दिया गया है। देखिए सेक्शन 24 क्या बोलता है, जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल। यहाँ ऑर्डर 23 के अंदर भी दिया गया विड्रॉल के बारे में। तो क्या बोल रहा है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम एज डिजायर टू बी हियर्ड। तो वही हो गया कि आपने क्या किया, ये सारी बातें पूरी कर रहे हो, आप नोटिस दे रहे हो, उसके बाद आप पार्टीज को सुन रहे हो जो भी अपनी बात को बोलना चाहते हैं, उसके बाद हियरिंग ऑफ सच देम एज डिजायर टू बी हियर्ड, और इफ इट इज ऑन मोशन विदाउट सच नोटिस द हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एट एनी स्टेज। क्या बोल रहे हैं, किसी भी स्टेज के ऊपर, कौन, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी स्टेज के ऊपर कर सकता है। ट्रांसफर एनी सूट, किसी भी सूट को, अपील को या अदर प्रोसीडिंग को जो कि उसके सामने ट्रायल के लिए पेंडिंग है, और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड कॉम्पिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम। जैसे अगर हाई कोर्ट है, उसका कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसके पास कोई केस चल रहा है, तो उसको वो कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके नीचे कोई भी केस चल रहा है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर चल रहा है, उसके पास वो कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है। ट्रायल के स्टेज पे है, किसी भी स्टेज के ऊपर है ट्रायल में। दूसरी बात बताता है, विड्रॉ एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग इन एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट, कि उसको विड्रॉ भी कर सकता है किसी भी सूट को, अपील को, या फिर किसी भी प्रोसीडिंग को जो कि उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। इसके अंदर बताता है, एंड ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम और ट्रांसफर द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट competent to try or dispose of the same or retransfer the same of the trial for disposal to the court from which it was withdrawn। कि भाई उसने विड्रॉ करके किसी और कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, या ये कर सकता है कि जहां से उसने विड्रॉ करके किसी और कोर्ट में ट्रांसफर किया था, वहां से वापस जिस कोर्ट से विड्रॉ किया था उस कोर्ट में रीट्रांसफर कर दे। तो ये सारी पावर्स हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दी गई हैं सेक्शन 24 के अंदर। Where any suit or proceeding has been transferred or withdrawn under subsection 1, the court which is thereafter to try or dispose of such suit or proceeding may subject to any special discretion in the case of any order of transfer either retry it or proceed from it the point at which it was transferred or withdrawn। तो यहाँ पे अब जिस कोर्ट के पास आपने इसको रीट्रांसफर किया है, अब उसके पास ये डिपेंड करता है कि या तो वो उसको शुरू से शुरू करे, या फिर जिस पॉइंट के ऊपर से उसके पास से हटाया गया तो उसी पॉइंट से शुरू करे, तो वो डिपेंड करता है। फॉर पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, कोर्ट्स ऑफ एडिशनल एंड असिस्टेंट जजेस शैल बी डीम टू बी द सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये तो है ही कि जो भी एडिशनल जजेस होंगे, जैसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडी जजेस, जितने भी होते हैं, तो ये सबऑर्डिनेट माने जाएंगे डिस्ट्रिक्ट जज के। प्रोसीडिंग इंक्लूड द प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। तो अगर आप कोई जो एग्जीक्यूशन की डिक्री चल रही है, एग्जीक्यूशन चल रहा है किसी डिक्री का या किसी ऑर्डर का एग्जीक्यूशन चल रहा है, तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा इन सेक्शंस के अंदर, उनको भी ट्रांसफर किया जा सकता है। The court trying any suit is transferred or withdrawn under this section from a court of small causes shall for the purpose of such suit be deemed to be the court of small causes। उसको मान लिया जाएगा कि वो small causes का कोर्ट है। A suit or proceeding may be transferred under this section from a court which has no jurisdiction to try it। कि भाई अब किसी कोर्ट के अंदर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उसके पास जुरिडिक्शन नहीं थी उसकी, तो वहां से भी उसको ट्रांसफर करवाया जा सकता है कि भाई ये कॉम्पिटेंट कोर्ट है ही नहीं, इसके पास इस सूट को चलाने की जुरिडिक्शन है ही नहीं। ये हो सकता है कि सब्जेक्ट मैटर ना लाया करता हो सकता है कि पिक्यूनरी जुरिडिक्शन ना हो उसके पास, तो कुछ भी हो सकता है, उसके पास जुरिडिक्शन नहीं थी, तो वहां पे भी उसको ट्रांसफर करवाया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 25। उससे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि क्या क्या ग्राउंड्स आप ले सकते हो किसी केस को ट्रांसफर करवाने के लिए, कि ये बात होगी तो कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है। अगर ये बात नहीं है, मतलब मैं सारे पॉइंट्स नहीं बताऊंगा, आपको कुछ एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि माइट नॉट गेट जस्टिस की ये जो पार्टी एप्लीकेशन लगा रही है, वो ये बोल सकती है कि मुझे इस कोर्ट में ना जस्टिस नहीं मिलेगी, हो सकता है मेरे साथ सही ना हो, वो अपने रीजंस बताएगी क्यों जस्टिस नहीं मिल सकती। तो ये एक ग्राउंड लिया जा सकता है अपने केस को ट्रांसफर करवाने के लिए। दूसरा ग्राउंड लिया जा सकता है कि अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस, कि भाई बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, वहाँ भी है, तो उसको अवॉइड करने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है कि एक जगह पे चलाइए जिससे कि बहुत सारे केसेस एक साथ ना चलें। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के लिए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्या होता है, तो ये भी एक ग्राउंड लिया जा सकता है। ट्रांसफर प्रिवेंट एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट, की भाई
इसलिए भी ट्रांसफर कराया जा सकता है कि जो प्रोसेस ऑफ कोर्ट है वो अब्यूज ना हो किसी भी तरीके से। तो ये एक मैंने आपको थोड़े से एग्जांपल दिए कि जिन बेसिस पे आप अपने केस को ट्रांसफर करवा सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे ग्राउंड्स है, वो आप अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा क्या ग्राउंड्स नहीं हो सकते, इसके भी कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप बोलो कि कोर्ट मेरे घर से बहुत दूर पड़ता है, तो ये एक वैलिड ग्राउंड नहीं है, इस बेसिस पे आपका केस ट्रांसफर नहीं होगा। ये बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है, किसी भी रीजन के अंदर इस वजह से आपका केस ट्रांसफर नहीं होगा कि मैं रहता हूँ कोलकाता में, केस चल रहा है दिल्ली में, तो मैं दिल्ली आना मेरे को बहुत दूर पड़ता है इसलिए ट्रांसफर कर दो, ये रीजन नहीं बनेगा। दूसरा, मैन ऑफ इन्फ्लुएंस, आप बोलो कि जिस पर्सन पे मैं केस चला रहा हूँ ना, ये भी मैन ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये शायद इन्फ्लुएंस कर दे, इसलिए वहां से ट्रांसफर कर दो केस को, तो ये ग्राउंड नहीं बनेगा। ऐसे ही जज मेकिंग एडवर्स रिमार्क, की जज कोई एडवर्स रिमार्क कर रहा है वहां पे, इस तरीके की कोई चीज कर रहा है तो इस वजह से ट्रांसफर कर दो, तो इस तरीके से भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो और भी इस तरीके के एग्जांपल्स होते हैं, आप अगर उनको सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। फिर आते हैं हम सेक्शन 25 के ऊपर। तो अगर आपको इसमें से कुछ ना समझ आया तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं उसको जरूर समझाऊंगा। ठीक है, फिर सेक्शन 25 पढ़ते हैं। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सूट्स। अब सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में बात हो रही है, तो ये भी उसी तरीके से किसी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के अंदर सूट्स को ट्रांसफर कर सकता है, सिविल सूट्स को। On the application of a party and after the notice to the parties and after hearing such of them as desire to be heard, the Supreme Court may at any stage it satisfy then order under the section is expedient for the end of justice direct that any suit, appeal or other proceeding be transferred from High Court or other civil court in one state to High Court or civil court in any other state। तो कर सकता है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, एक सिविल कोर्ट से दूसरी स्टेट के सिविल कोर्ट के अंदर, अगर उसको ऐसा लगेगा कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है, एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है, और उसको ठीक लगता है कि ऐसा करना चाहिए, फिर दूसरी पार्टी को नोटिस दिया, दूसरी पार्टी को सुना गया, अगर ये सारी चीज़ें पूरी हैं, और उसके अलावा कोर्ट को ठीक लगता है कि करना चाहिए, जैसे ये ग्राउंड्स जो मैंने आपको बताया इस तरीके के कोई ग्राउंड्स हैं, तो फिर वो ऑर्डर कर सकता है कि ये ट्रांसफर कर दिया जाए। एवरी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय मोशन विच शैल बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। जैसा मैंने आपको बताया कि मोशन के साथ आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। The court to which such suit, appeal or other proceeding is transferred shall subject to any special directions in order to transfer, either retry it or proceed from the stage at which it was transferred to it। अगर कोई स्पेशल जैसे उसको डायरेक्शंस दी गई हैं कि भाई आप इसको रीट्रायल करना या आप इसको जिस पॉइंट से है सुनना, तो ऐसा भी किया जा सकता है कि अगर उसको कोई स्पेशल डायरेक्शन, तो वो फिर उसको दोबारा से भी सुन सकता है या फिर जहां जिस पॉइंट पे था उस पॉइंट से आगे चला सकता है। द कोर्ट टू विच in dismissing any application under this section, the Supreme Court may, if it is of opinion that application was frivolous or vexatious, order the appellant to pay by way of compensation to any person who has opposed the application such sum not exceeding 2000 rupees। 2000 से ऊपर का कंपनसेशन नहीं देना होगा। जिस पर्सन ने अपोज किया तो कोर्ट को लगता है कि ये फ्रिवलियस थी, विक्सेशियस थी, तो वहां पे वो बोल सकता है इसको कंपनसेशन पे करो जिसने आपको अपोज किया था, एज इट कंसीडर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांस ऑफ द केस। पांचवी बात बताता है, द लॉ एप्लीकेबल टू एनी सूट